हेलो एवरीवन। रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे लाइब्रेरी साइंस में? हम पढ़ रहे थे यूएसए और अमेरिका में पुस्तकालय का इतिहास। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ये आप देख लीजिए। हमने यूके का पुस्तकालय का इतिहास पढ़ रखा है। हम इसे कैसे बांटे थे? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांट के हम इसे पढ़ रहे थे। यूके में एक कमेटी बच गई थी शायद, उसको हम आज कवर कर लेते हैं। शायद एक नहीं, दो कमेटी बची है। एक पेरिक कमेटी बची है, एक है डेंटन कमेटी। हम सबसे पहले पेरिक कमेटी के बारे में बात करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ब्रिटिश या ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियों के काम काज की समीक्षा के लिए थॉमस पेरी के नेतृत्व में एक समिति बनाई। थॉमस पेरी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। कौन बनाया? यूजीसी ने बनाया। कहाँ की कमेटी बना? ये ब्रिटेन का। इसको क्या काम मिला? इसका काम मिला यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के कामकाज को समीक्षा करने के लिए, रिव्यू करने के लिए बना। यह रिपोर्ट कब पेश हुआ? 1967 में पेश हुआ। कब हुआ? 1967 में। इस रिपोर्ट में इंग्लैंड में एक सशक्त राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली की अभाव की ओर सरकार का ध्यान खींचा। मतलब नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम की कमी देखी गई। नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम की कमी देखी गई। इसके लिए ये क्या किया? सरकार का ध्यान खींचा। समिति ने ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना की सिफारिश की। एक तो इसका पेरी कमेटी का संबंध यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से है, और दूसरा क्या है, इसने क्या किया? ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना की सिफारिश की। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जब हम नेशनल लाइब्रेरी पढ़ रहे थे ना, वहां हम एक डेंटन कमेटी पढ़े थे कि इसकी सिफारिश पे क्या बना? ब्रिटेन का नेशनल लाइब्रेरी बना। आइए उस कमेटी को पढ़ते हैं इन डिटेल्स में। शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय ने एक नई समिति बनाई जिसका अध्यक्ष डॉक्टर एफ.एस. डेंटन है। कौन है? डॉक्टर एफ.एस. डेंटन है। इस समिति ने निम्नलिखित 3 संस्था की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने का कार्य सौंपा। कौन कौन है वो? ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, नेशनल लैंडिंग लाइब्रेरी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल म्यूजियम लाइब्रेरी। ये 3 संस्था की कार्य प्रणाली को समीक्षा करने के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? डेंटन कमेटी बनी थी। आगे चल के ये डेंटन कमेटी क्या करेगी? ब्रिटिश की जो नेशनल लाइब्रेरी है उसका नींव डालेगी। आगे देखते हैं क्या क्या सिफारिशें डेंटन कमेटी के। समिति ने एक नेशनल लाइब्रेरी अथॉरिटी, नेशनल लाइब्रेरी अथॉरिटी के गठन की सिफारिश की। मतलब ये जो डेंटन कमेटी है ना, उसने क्या सिफारिश की? नेशनल लाइब्रेरी अथॉरिटीज का। इस प्राधिकरण में 4 प्रमुख पुस्तकालय हैं। कौन कौन पुस्तकालय हैं? 4 प्रमुख पुस्तकालय हैं। ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, नेशनल रेफरेंस लाइब्रेरी ऑफ साइंस एंड इन्वेंशन, नेशनल लैंडिंग लाइब्रेरी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी। ये किस समिति ने? डेंटन समिति ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्या प्रतिक्रिया आई सरकार की? सरकार ने समिति की सिफारिश को सिद्धांत रूप स्वीकार किया, मतलब प्रिंसिपल के रूप में स्वीकार किया, और नई कानून व्यवस्था तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जो डेंटन कमेटी ने रिपोर्ट दी, जो सिफारिशी की, उससे ब्रिटिश जो कानून है ना, उसको ये सोचना प्रारंभ कर दिया कि हमें भी ऐसा कानून बनाना चाहिए, लाइब्रेरी के लिए कोई कानून बनाना चाहिए। आइए देखते हैं। नया कानून बना, नए राष्ट्रीय संगठन का नाम रखा गया। जो कानून बना उसका नाम रखा गया ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट। क्या रखा गया? ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट। एग्जाम में पूछेगा कि कब आया था, तो 1972 में। ये एक्ट कब आया था? 1972 में। ये अधिनियम कब पारित हुआ? 1 जुलाई 1973 को। कब हुआ? ऐसे हम ये नेशनल लाइब्रेरी में ये बात पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं नेशनल लाइब्रेरी का लेक्चर, तो आप लेक्चर नंबर 2 जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसका कार्य क्षेत्र का निर्धारण क्या क्या किया गया? जो नेशनल लाइब्रेरी बना ना, उसका क्या क्या कार्य क्षेत्र रखा गया?
जो ब्रिटेन का नेशनल लाइब्रेरी बना उसका क्या क्या कार्य क्षेत्र रखा गया। रेफरेंस सर्विसेज का काम दिया गया, तीन मुख्य क्षेत्र। लैंडिंग सर्विसेज दिया गया, बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज दिया गया। हम आपको बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज, रेफरेंस सर्विसेज और लैंडिंग सर्विसेज ये यूनिट 3 में बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आइए हम देखते हैं अमेरिका में पुस्तकालय का विकास कैसे हुआ। जैसे हमने यूके में पुस्तकालय का विकास देखा, अब हम क्या देखेंगे, अमेरिका में पुस्तकालय का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले उपनिवेशिक काल में हम देखते हैं अमेरिका में पुस्तकालय का विकास कैसे हुआ। ठीक है, प्रारंभिक पुस्तकालय जो निजी संघ, प्राइवेट लाइब्रेरी। अब देखते हैं कैसे प्राइवेट लाइब्रेरी बनी। अमेरिका में जो पहले बसने वाले लोग आए ना, वो अपने साथ निजी पुस्तक संग्रह लेके आए। मतलब जो लाइब्रेरी है ना, कैसे बना वो बताता हूँ। कि अगर कोई वो अमेरिका में बसने वाले लोग हैं, अपने साथ पुस्तक लेके आए, वही पुस्तक वो उनका क्या बना, निजी लाइब्रेरी के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया। औपनिवेशिक काल में पुस्तकालय मुख्यतः निजी होते थे, मतलब प्राइवेट होते थे। मतलब खुद यूज कीजिए और खुद उसका उपयोग कीजिए। वेल नोन प्राइवेट लाइब्रेरी कौन है, प्रमुख निजी पुस्तकालय उस समय का, विलियम बुस्टर, जॉन विंथ्रॉप, कर्नल विलियम वर्ड, जेम्स लोगान। ये याद नहीं कीजिए, कोई मतलब काम का चीज़ नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए कि ये सब मतलब ये सब प्राइवेट लाइब्रेरी अमेरिका में उपनिवेशिक काल में था, मतलब कॉलोनियल पीरियड में था। आगे देखते हैं। फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई, आप स्टार लगा लेना। जो हम बता रहे हैं, जो पहला सार्वजनिक पुस्तकालय है ना, बोस्टन में स्थापित किया। कब स्थापित किया, कहाँ स्थापित किया गया, बोस्टन में। ये आप स्टार मार लीजिएगा, ये अमेरिका का प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय है। सन 1653 में व्यापारी रॉबर्ट किन ने अपनी वसीयत में $300 दान दे दिया। कितना डॉलर दान दे दिया, $300। इस राशि से टाउन हाउस में एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किया गया। कहाँ किया गया, टाउन हाउस में। यह पुस्तकालय लगभग 100 साल तक चला। कितने साल तक, 100 साल तक। आग लग जाने के कारण 1749 में यह नष्ट हो गया। आगे देखते हैं, जो फर्स्ट सार्वजनिक लाइब्रेरी का क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो आप देख लो। पहला क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ स्थापित किया, तो ये बोस्टन में स्थापित किया गया। और दान कौन दिया था, रॉबर्ट किन नाम के व्यक्ति ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट, सोशल लाइब्रेरी। ये कॉन्सेप्ट क्या है भाई, अमेरिका में सोशल लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट क्या है। आपको आ रहा होगा, जब हम ब्रिटेन पढ़ा रहे थे, ब्रिटेन के पुस्तकालय के बारे में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ हम कुछ बात बताए थे। एक कॉफ़ी क्लब बताए थे, वहाँ हम बुक क्लब बताए थे, वहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी के बारे में बताया था, हम वहाँ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी के बारे में बताया था। तो जो सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी है ना, जो बुक क्लब का लोग है ना, वही अमेरिका में क्या कहलाया, सोशल लाइब्रेरी कहलाया। इंग्लैंड की तरह अमेरिका में भी बुक क्लब और सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी का चलन शुरू हुआ। इन्हीं अमेरिका में क्या कहा गया, सोशल लाइब्रेरी कहा गया। मतलब बात कॉन्सेप्ट सेम है, पैसा दीजिए सब्सक्रिप्शन का और बुक ले जाइए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कहाँ हुआ सोशल लाइब्रेरी की शुरुआत, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, मैं स्टार मार दे रहा हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोशल लाइब्रेरी शुरू करने की अग्रणी भूमिका निभाई। एग्जाम में पूछेगा कि सोशल लाइब्रेरी शुरुआत करने की श्रेय किसे जाता है, तो क्या बताएंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने 1793 में लाइब्रेरी कंपनी ऑफ फिलाडेल्फिया नामक संस्था बनाई। ये दोनों क्वेश्चन बनेगा, दोनों में मैं स्टार मार देता हूँ। यह व्यक्ति कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कब किया, 1793 में। क्या किया, लाइब्रेरी कंपनी ऑफ फिलाडेल्फिया नामक संस्था बनाई। लोगों को सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया। यह जो कंपनी बनाई, इसमें सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। जैसे हम सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी में करते थे ना, उसी टाइप से। इसका शुल्क क्या था, प्रारंभिक शुल्क क्या था, जब आप जाओ एडमिशन के तौर पे तो कितना पैसा लगता था, 40 रुपया लगता था। और वार्षिक शुल्क कितना लगता था, 10 शिलिंग लगता था। 40 शिलिंग लगता था प्रारंभिक शुल्क, और वार्षिक शुल्क कितना लगता था, 10 शिलिंग लगता था। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ आई होगी। फ्रैंकलिन की लाइब्रेरी क्या है, फ्रैंकलिन की लाइब्रेरी आइए समझते हैं। इसे अक्सर अमेरिका की सोशल लाइब्रेरी की जननी कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि अमेरिका में सोशल लाइब्रेरी की जननी किसे कहा जाता है, तो कौन बोलेंगे, फ्रैंकलिन की लाइब्रेरी को। अनप्रसिद्ध जो सोशल लाइब्रेरी है वो हम जान लेते हैं। रेडवुड लाइब्रेरी कहाँ है, न्यूपोर्ट में है। न्यूयॉर्क सोसाइटी लाइब्रेरी न्यूयॉर्क शहर में है। चार्ल्सटन लाइब्रेरी सोसाइटी ये चार्ल्सटन में है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। आइए देखते हैं कॉमर्शियल लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है,
या मर्केंटाइल क्लास के जो लोग हैं ना, वो कैसे लाइब्रेरी यूज करते थे, उन बातों को हम समझते हैं। अमेरिका में उस समय कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक समाज की ओर परिवर्तन हो रहा था। जिस समय की हम बात कर रहे हैं ना, उस समय क्या हो रहा था ना कि जो कृषि प्रधान समाज था ना, उससे क्या हो रहा था, आगे होकर औद्योगिक समाज का विकास हो रहा था। व्यापार और वाणिज्य के विकास के साथ एक नया व्यवसायिक वर्ग उभरा, मतलब मर्केंटाइल क्लास उभरा। हम एक बात याद आ रहा होगा आपको, एक हम जब ब्रिटेन पढ़ रहे थे ना, तो एक हम पढ़े थे मैकेनिक इंस्टीट्यूट। याद आ रहा है आप लोगों को कि मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट क्या है? जो औद्योगिक में काम करते थे उन लोगों ने क्या बनाया था? मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट बनाया था। साथ ही औद्योगिक मजदूर की संख्या भी बढ़ने लगी, मतलब जैसे ही जैसे उद्योग की ओर बढ़े, औद्योगिक मजदूर की संख्या भी बढ़ने लगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहां से कौन सा शुरुआत होगा? मर्केंटाइल लाइब्रेरी की शुरुआत होगा। आगे देखते हैं। व्यापारिक कंपनी और उद्योगों में व्यापारिक कंपनियों और उद्योगों ने अपने कर्मचारी की शैक्षिक और मनोरंजन की पढ़ाई के लिए मर्केंटाइल लाइब्रेरी शुरुआत किया। मतलब वही बात हुआ जो हम मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे। मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट में क्या पढ़े थे कि वो अपने खुद के स्टाफ के लिए लाइब्रेरी खोला था, यहाँ भी उसके मनोरंजन के लिए लाइब्रेरी खोला गया। इसको हम क्या बोले? मर्केंटाइल लाइब्रेरी। वहाँ पे हम क्या बोले थे? मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट बोले थे। याद आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। इनका अन्य नाम भी है, इसे हम मैकेनिक्स लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं और अप्रेंटिस लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये बात समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब चलते हैं स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भर के पूछता है कभी कभी, ठीक है, ऐसा नहीं हमेशा पूछता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आइए सब पृष्ठभूमि देखते हैं। यह विचार निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय के आने से पहले का है। कब का है? फ्री पब्लिक लाइब्रेरी के आने से पहले का है। यह एक नवीन और अनोखा विचार था। कैसा था? नया और यूनिक विचार था, जिसे न्यूयॉर्क के गवर्नर डेविड क्लिंटन, कौन? डेविड क्लिंटन ने प्रस्तुत किया। अब आपसे एग्जाम में यह पहला सवाल यह बन जाएगा इंपॉर्टेंट कि यह कॉन्सेप्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट किनका है? तो क्या बताएंगे आप? डेविड क्लिंटन। क्या बोलेंगे? डेविड क्लिंटन। आगे चलते हैं। स्कूलों में पुस्तकालय स्थापित करना, उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए निःशुल्क खोलना। इन पुस्तकालयों की स्कूलों की इमारतें में ही रखा जाना था। ये कौन किए थे? डेविड क्लिंटन के। मतलब जो पुस्तक है कहाँ रखा जाएगा? स्कूल में ही रखा जाएगा। क्या कानून बना? 1835 में जो कानून बना, क्या बना? 1835 में न्यूयॉर्क विधानमंडल में एक नया कानून पारित किया गया। एक पुस्तकालय शुरू करने के लिए $20 टैक्स लगाया गया। कितना टैक्स लगाया गया? $20 टैक्स लगाया गया। हर वर्ष इसके रख रखाव और विकास के लिए कितना लगाया गया? $10 टैक्स और ले लिया गया। समझ लीजिए कि कितना पैसा उस समय दिया जाता था रख रखाव, मेंटेनेंस और टैक्स के लिए। आगे देखते हैं। राज्य क्या सहायता देता है, ये देखते हैं। राज्य सरकार ने हर साल $55,000 की राशि पुस्तक खरीदने के लिए उपलब्ध कराई। कौन सा राज्य? अमेरिका का, जो अभी न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे। स्कूल जिलों को भी राज्य से प्राप्त राशि के बराबर धन जुटाना अनिवार्य था। यह सब कानून का बात है, ठीक है। अन्य राज्यों में विस्तार, यह विचार कई राज्यों को पसंद आया। मतलब अमेरिका में आपको पता होगा कि टोटल कितने राज्य हैं? 51 राज्य हैं, ठीक है। तो ये सभी राज्यों को यह बात पसंद आया होगा। 1876 तक 21 राज्यों ने यह मॉडल अपनाया। कितने राज्यों ने? 21 राज्यों ने। और स्कूल जिला पुस्तकालय बनाए गए। जो अभी हम रूल पढ़ रहे हैं उसके तहत क्या बनाया गया? स्कूल जिला पुस्तकालय बनाया गया। महत्व अब इसके पढ़ेंगे। यह कदम निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत है। अब आप देख रहे हैं कि हम पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। कहाँ? अमेरिका में। इससे शिक्षा और पुस्तक पढ़ने की बढ़ावा मिला। अब जाहिर सी बात है, अगर पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम खुलेगा, लोग वहाँ आएंगे, तो आपको पता है कि रीडिंग हैबिट्स तो डेवलप होगा ही होगा। किसी का भी रीडिंग हैबिट, आप कहीं भी जाओगे, मान लो कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, फिर भी मैं अगर लाइब्रेरी जाऊँगा तो मुझे भी क्या होगा? पढ़ने की आदत क्या होगा? डेवलप होगा। उसी प्रकार वहाँ के लोगों को भी पढ़ने की आदत डेवलप हो गई। आगे देखते हैं। अमेरिका में फ्री लाइब्रेरी की शुरुआत। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें आपका स्टार्ट हो गया। अब क्या हो गया? पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो गया। कहाँ? अमेरिका में। देखते हैं। पहली आधुनिक फ्री पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ हुआ? 1823 में पीटरबरो। कहाँ? पीटरबरो, न्यू हैम्पशायर में पहली बार नगर परिषद मतलब म्युनिसिपल काउंसिल ने अपने बजट में एक फ्री पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना के लिए धन आवंटित किया। अभी 1823 में क्या हुआ? पैसा एलोकेट हुआ, अभी खुला
नहीं, याद रखिएगा। इसी कारण पीटरबरो को आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय की जननी कहा जाता है। आप इसे छाप लो, स्टार लगा दिया कि आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय की जननी किसे बोला जाता है? पीटरबरो को। आगे देखते हैं, पहला विधायी प्रयास कब हुआ? देखो देखिए, एक बात यहां से मैं समझाऊंगा आपको, आपसे सवाल यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। एक होता है कि 1848 ईस्वी में जो कानून बनाना, 1848 ईस्वी में जो कानून बनाना वो एक राज्य में बना, ठीक है, जो अमेरिका में जो कानून बनाना है। ऐसे एग्जाम में आपसे सवाल बनेगा ना कि लाइब्रेरी साइंस के लिए जो कानून बनाने वाला जो पहला देश है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अमेरिका बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज इसलिए हो जाइएगा कि अगर राज्य की बात बोले तो ये 1848 में सबसे पहले बना, और संपूर्ण अमेरिका की बोलेंगे ना तो 1856 में हुआ। अब याद रहेगा, मतलब कानून तो किसी राज्य के लिए पहले बार कब बना? 1848 में। और संपूर्ण राज्य के लिए कानून कब बना? पूरे संपूर्ण देश के लिए कानून कब बना? 1856 में। कंफ्यूजन दूर हुआ? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 1848 ईस्वी में मैसाचुसेट्स के जनरल कोर्ट ने एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई। क्या हुई? बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई। 1849 में न्यू हैम्पशायर ने कानून बनाकर अपनी नगरों और कस्बों को पुस्तकालय स्थापित करने और पुस्तकालय टैक्स लगाने की अनुमति दी। जो बात मैंने बोला, इससे सवाल यही बनेगा कि सबसे पहले कानून कब बना किसी स्टेट में? कब बना? 1848 में। और कौन सा जगह में? देख लीजिए, न्यू हैम्पशायर। आगे बढ़े, जगह का नाम मैसाचुसेट्स है और बनाने वाले व्यक्ति का नाम कौन है? न्यू हैम्पशायर, ठीक है। आगे बढ़े, संघीय कानून, फेडरल लेजिस्लेशन। अभी तो मैं बात कर रहा था, अगर अमेरिका का कुछ स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो वहाँ बटा हुआ है फेडरल सिस्टम में, ये आपको पता होगा। तो हम आगे देखते हैं फेडरल लेजिस्लेशन के बारे में, संघीय कानून के बारे में। संघीय स्तर पर पुस्तकालय के लिए कानून धीरे धीरे विकसित हुआ। 1956 में पहली बार लाइब्रेरी सर्विस एक्ट पारित हुआ। अभी मैंने आपको ये बात बताया कि पूरे देश में अमेरिका में पहला बार कानून कब बना? 1956 में। कब बना? 1956 में। यह कानून ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए था। अब देखिएगा, यहाँ पे शहरी क्षेत्र नहीं आया, स्पेसिफाई कर दिया कौन से क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों। इसका मतलब क्या है कि शहरी क्षेत्र में जो कानून आएगा वो अगले कोई कानून में आएगा, ठीक है। इससे अमेरिका के शैक्षणिक कार्यक्रम का हिस्सा माना गया। मतलब इसे क्या माना गया? शैक्षणिक कार्यक्रम का हिस्सा माना गया। आगे देखते हैं नोट में, अमेरिका सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू करने वाला प्रथम देश था। यह बात तुम पहले ही बता चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 1964 में संशोधन क्या आया? अभी मैंने बता रहा था वहां ग्रामीण क्षेत्र था, अब क्या आएगा? शहरी क्षेत्र भी आएगा। 1964 में इसे संशोधन कर शहरी क्षेत्रों को भी शामिल कर दिया गया। इसका बाद में इसका नाम भी बदल दिया गया। क्या रख दिया गया? लाइब्रेरी सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट। क्या रख दिया गया? यह भी सवाल बनेगा कि कानून का नाम क्या चेंज हो गया? लाइब्रेरी सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट। यह कानून पुस्तकालय सेवाएं और पुस्तकालय के निर्माण के लिए धन मुहैया कराता था। क्या करता था? फाइनेंस देता था, ठीक है। साथ ही पुस्तकालय के आपसी सहयोग, मतलब इंटर लाइब्रेरी कोऑपरेशन को भी बढ़ावा देता था। कौन सा एक्ट? लाइब्रेरी सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट। इतनी बात आपको समझ आया होगा। अगला हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो भारत में जो पुस्तकालय है ना, उसका विकास कैसे हुआ। हम विश्व में जितने जितने जगह पुस्तकालय का विकास हुआ है हम सभी देख लिए हैं। हमने यूएसए में देख लिया, हमने यूके में देख लिया। भारत का हम पुस्तकालय का विकास देख चुके हैं, दो पर्सपेक्टिव में पहले से देख चुके हैं, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत। अब हम क्या देखेंगे? जो आधुनिक भारत में, सॉरी, हम क्या क्या देख चुके हैं? हम देख चुके हैं प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। अब हम क्या देखेंगे? आधुनिक भारत में पुस्तकालय का विकास कैसे हुआ। थैंक यू वेरी मच।